कास्टिक सोडा के निर्माण में कच्चा पदार्थ, कच्चा माल क्या यूज होता है? NaCl। ठीक है। अच्छा, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज होता है? क्या क्या कास्टिक सोडा का क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र NaOH। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र वो तो लिख ले है। क्या है रासायनिक नाम? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम। और इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा था NaOH। अच्छा, NaOH क्या है? यह एक प्रबल क्षार। ठीक है, यह क्या है? एक प्रबल क्षार है। कोई दिक्कत? चलिए, यहां से बात आएगा कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है। बढ़िया से देखिएगा, खूब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आता है और 2 नंबर में भी आ जाता है उस प्रक्रिया को जिससे वह निर्माण होता है। और अच्छा से एग्जाम में भी कई बार पूछा है। अच्छा से देखिएगा, यहाँ से कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। अच्छा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। ठीक है, इसको जो है ना एक नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ब्राइन। सबसे अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। क्या कंपटीशन टीचर वाला TRE 3 हुआ था ना, टीचर वाला जो अभी जो टीचर बने हैं, उसमें साइंस वाला पोर्शन में क्वेश्चन था कि ब्राइन में क्या होता है। सॉरी, ये TRE 3 में नहीं, क्या कहते हैं रेलवे टीचर वाला, ना रेलवे टीचर वाला, उसमें जो है ना वो पूछा था ब्राइन में होता है। ऑप्शन था सोडियम क्लोराइड, सोडियम और दूसरा ऑप्शन था। समझे? तो ये ध्यान रखना, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सबका बात गया? सोडियम क्लोराइड के विलयन को क्या कहते हैं? जलीय विलयन को हम क्या नाम देते हैं? ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। कहता है कि ब्राइन के विद्युत अपघटन क्या होता है? यानी विद्युत धारा उसमें डाल के उस विलयन को, मतलब उसको तोड़ा जाएगा। विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। यानी सिंपल बात ये हुआ कि ब्राइन का हम विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? किसका विद्युत अपघटन करेंगे? ब्राइन का विद्युत अपघटन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे किसका निर्माण कर रहे हैं बाबू? कास्टिक सोडा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का के निर्माण कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात हुआ कि सर इसका निर्माण जो होता है ना, वह किसके विद्युत अपघटन से होता है? ब्राइन के। अब ब्राइन किसको कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? अब ब्राइन के विद्युत अपघटन से हम किसका निर्माण करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम कास्टिक सोडा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ। और इस प्रक्रिया का नाम हुआ, इस विधि को हम क्या कहते हैं? ये भी कई बार पूछा है। इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये जो विधि होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। अच्छा, क्यों कहते हैं ये भी जरा देखो। क्योंकि जब तुम विद्युत जल अपघटन करोगे ना, तो उत्पाद के रूप में क्लोरीन प्राप्त होगा। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होगा। तो क्लोरीन के लिए क्लोरो आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। तो क्लोर क्षार मिला है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा होता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का किया जाता है। अब उसमें क्या होता है? तो सर ब्राइन का जल अपघटन होता है। क्या होता है क्लोर क्षार प्रक्रिया में? ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, ब्राइन का विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, जल अपघटन बोल दिए।
विद्युत अपघटन करते हैं, यानी ब्राइन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो वह टूटता है। तो बात समझ गए। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जिसको ब्राइन कहा जाता है, तो उसके विद्युत अपघटन से हमको क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और उस प्रोसेस को, उस विधि को हम क्या नाम देते हैं? कलोर क्षार प्रक्रिया। कलोर क्षार, अच्छा, कलोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरीन हमको और क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको प्राप्त होता है, इसलिए। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक बात और नोट करना है, कहता है इस प्रक्रिया में जो उपकरण यूज होता है उसको कास्टनर कैनल सेल कहते हैं। 10th के लिए जरूरी नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये कभी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। हाँ, कहता है यह विधि जो है वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्लास 10 से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी आपको समझा देंगे। क्लास 10 से बाहर है तो 12th का है ना प्रक्रिया हम समझा देते हैं। देखो, अच्छा एक बात बताओ, पहले हमको बता दो, NaCl के साथ अगर जल अपघटन होगा तो Na+Cl- देगा कि नहीं देगा? यानी दूगो आयन था, हमको Na+Cl- हो गया। अच्छा, जल भी है। एगो बात बताओ, जो हमारा ब्राइन था, एक मिनट, देखो, इस प्रक्रिया को हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। किस प्रक्रिया को बता रहे हैं? कलोर क्षार प्रक्रिया। बढ़िया से देखिएगा, कौन प्रक्रिया हम बता रहे हैं आपको? कलोर क्षार प्रक्रिया। कलोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है? तो हम जो है विद्युत अपघटन करेंगे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे उसमें? हम ब्राइन किसको कहते हैं? NaCl+H2O, यह ना होगा ब्राइन, इसी को ना हम ब्राइन कहेंगे। अरे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी जल है, सोडियम क्लोराइड है। तो जरा बताओ कि अगर इसमें आयन टूटने का बात आएगा तो क्या क्या टूटेगा? Na+Cl-, इसमें H+OH- टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो हमारे पास क्या गो आयन है? 4 गो आयन है। क्या गो आयन है? दूगो प्लस वाला है। दूगो प्लस वाला कौन कौन है? एगो Na+ वाला है, एगो H+ है, दूगो माइनस वाला है। एगो तो है हमारा OH- है, एगो क्या है? Cl- है ना। अब एगो उसमें क्या होता है कि दूगो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, उस प्रक्रिया में दूगो इलेक्ट्रोड होता है, कोई विलयन में यहाँ पर, ठीक है, दूगो इलेक्ट्रोड होता है। विद्युत अपघटन करेंगे तो यहाँ पर विद्युत देंगे ना, इस इलेक्ट्रोड से यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इसको प्रवाहित करेंगे, डालेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रोड होता है, दूगो इलेक्ट्रोड होता है। एगो को हम कहते हैं कैथोड, एगो कहते हैं एनोड। एगो क्या होता है? एगो कैथोड होता है, कैथोड। एगो क्या होता है? एनोड होता है। एनोड होता है, एगो क्या होता है? कैथोड होता है। क्या होता है? अच्छा, कैथोड का काम आता है, कैथोड जो होता है ना वह ऋणात्मक होता है। कैथोड क्या होता है? एनोड क्या होता है? धनात्मक होता है। एनोड क्या होता है? धनात्मक होता है। हम किस प्रक्रिया को समझा रहे हैं? कलोर क्षार प्रक्रिया। कलोर क्षार प्रक्रिया से क्या बनता है बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कलोर क्षार प्रक्रिया से क्या बनता है? अब देखो, उसमें 2 इलेक्ट्रोड हुआ, एगो कैथोड एगो एनोड। कैथोड क्या? माइनस, एनोड क्या? हमारे पास 4 आयन है, ठीक है। अब ये आयन इसमें यहाँ पर एगो बात बताओ, माइनस वाला के पास कौन जाएगा? प्लस वाला जाएगा कि माइनस वाला जाएगा? प्लस वाला जाएगा, स्वाभाविक बात है ना। अरे माइनस वाला तो विकर्षण कर देगा ना, आकर्षण के कारण। यानी सोडियम Na+ और H+, ये दोनों यहाँ पर कैथोड पर आने का काम करेंगे। ये दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एनोड पे ये दोनों आयन में से कोई ना कोई आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना उसके ऊर्जा पर यहाँ पर निर्भर कर देता है, और ये आपको पढ़ना है 12th में, इसलिए वहां पर बोल रहा था 10th से बाहर का बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, आप ये जान लीजिए अभी फिलहाल कि इस दोनों में से ना H+ जीत जाता है। यानी सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में कैथोड पे कौन चला जाता है? आसानी से चला जाता है। कौन?
कैथोड पे Na प्लस आयनों की अपेक्षा H प्लस आयन अधिक आसानी से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यानी कैथोड पे हमको क्या प्राप्त हो जाता है, H प्लस आयन। H प्लस आयन जाता है और H प्लस आयन मिल के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वह H बना लेगा, ये तो अस्थायी रहेगा। फिर H जो है और H मिल के H2 गैस बना लेगा। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फाइनल में हमको कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला सर, निष्कर्ष ये निकला कि कलोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। कलोर प्रक्रिया में कैथोड पे हमको क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत। एनोड वाला में क्लोरीन जीत जाता है, ठीक है। क्या जीत, यानी ये आप ध्यान रखिए, HCl वाला जीत जाता है, ये H और Cl ये दोनों जीतता है फाइनल, ठीक है। H और Cl वाला जीतता है। इधर जैसे H प्लस जीत गया, ई दोनों मसन Cl माइनस जीत गया। तो अब ये माइनस था, ये एनोड पे जाएगा, तो एनोड पे वे वापस फिर Cl माइनस इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो Cl बनाया, फिर Cl एगो और Cl मिलके Cl2 बना लिया। यानी यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त हुआ। क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त हुआ है बाबू, एनोड पर। तो कलोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर क्या आया, हाइड्रोजन गैस। एनोड पर क्या आया, क्लोरीन आया। कहाँ आया क्लोरीन, एनोड पर। कैथोड पे कहाँ आया, कौन आया, हाइड्रोजन आया। अब बच गया कौन, सोडियम और हाइड्रोक्साइड। ये आपस विलयन में रह गया, ये विलयन में रह गया। कौन विलयन में रह गया, NaOH रह गया। NaOH विलयन में रह गया, हमको मिल गया। यानी कलोर क्षार प्रक्रिया के दौरान हमको कुल मिला के तीन गो प्रोडक्ट मिला। एगो कौन मिला, विलयन में NaOH, कैथोड पर H2, एनोड पर Cl2। कोई दिक्कत, विलयन में तो NaCl ब्राइन था ना, अरे विलयन में पूरा ब्राइन था, NaCl प्लस H2O, तब ना ब्राइन कहेंगे। NaCl ये पूरा विलयन में NaCl H2O था, उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो उसमें कैथोड पे हाइड्रोजन चल गया, एनोड पे क्या चल गया, Cl2 चल गया। अब विलयन में क्या बच गया, NaOH। हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था कि नहीं चाहिए था। तो कलो बाबू एक बात बताओ कि कलोर क्षार प्रक्रिया के दौरान हमको क्या प्राप्त हुआ, तीन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, तीन गो उत्पाद। एगो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ प्राप्त हुआ, विलयन में। कैथोड पर क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस। और एनोड पर क्या प्राप्त हुआ, Cl2। बोलो कोई दिक्कत किसी का, इसको लिख लेगा, फालतू बात बीच में कहीं लिखबे नहीं करना। ये इतना लिख लेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। इस कलोर क्षार प्रक्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया में ये होता है, ये आयन होता है। उसके बाद तीन गो उत्पाद, विलयन में NaOH और कैथोड पे H2 और एनोड पे Cl2 प्राप्त होता है, ठीक है। समग्र इक्वेशन आगे नीचे है, हम उसको आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये H2 प्राप्त हो गया, एनोड पे क्या प्राप्त हो जाएगा, OH माइनस का आयन का अपेक्षा Cl माइनस आसानी से चल जाएगा, Cl2 बनाएगा। अब विलयन में बचल का Na प्लस और OH आयन मिलके क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत। तो यानी टोटल ये जो पूरा अभिक्रिया हुआ, ये ब्राइन में जब विद्युत अपघटन किया गया, तो देखो NaCl था, H2O था, विद्युत अपघटन किया, कलोर क्षार प्रक्रिया से क्या क्या प्राप्त हुआ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, क्लोरीन गैस हुआ और हाइड्रोजन गैस हुआ। ये कहाँ प्राप्त हुआ था, विलयन में। कहाँ प्राप्त हुआ था, विलयन में प्राप्त हुआ। ये कहाँ प्राप्त हुआ है, एनोड पर। और ये कहाँ पर प्राप्त हुआ, कैथोड पर। कहाँ पर प्राप्त हुआ, कैथोड पर। कोई दिक्कत, बोलो कलोर क्षार प्रक्रिया समझ गए ना। हाँ, ये विद्युत अपघटन हो गया। विद्युत अपघटन, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, यहाँ ये जो लिखा है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ये यहाँ पर है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है। ये जो है इसमें कन्वर्ट होता है। कोई दिक्कत। इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, कलोर क्षार प्रक्रिया। अगर कोई पूछे कलोर क्षार प्रक्रिया क्या है तो बढ़िया से बता दोगे ना, कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए अब लेकिन ये जो तीन गो मुख्य उत्पाद बना है ना बाबू, ये तीनों उपयोग है और तीनों इंपोर्टेंट है, प्राप्त उपयोग। इसका उपयोग पूछता है। अब बताओ क्या,
ये 3 गो उत्पाद बना ना, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? चलिए बता रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन का उपयोग, देखो हाइड्रोजन का उपयोग पूछेगा। ये तीन गो जो उत्पाद है, तीनों का उपयोग इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का उपयोग क्या है? अमोनिया के निर्माण में, बस इतने लिख सकता है। पहला, हाइड्रोजन के निम्न उपयोग है। पहला, अमोनिया के रूप में। अब अमोनिया जानते हो, इसका उपयोग उर्वरक जैसे यूरिया ये सब जो बनता है, अमोनियम सल्फेट इस सब में किया जाता है। कोई दिक्कत? दूसरा, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में, कल भी जो वीडियो देखा होगा, ये हाइड्रोजनीकरण वाला प्रोसेस आया होगा। तेल जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन जुड़ के संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वसा में बदलता है। उस प्रक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। उसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन कौन आता है? निकेल, पैलेडियम आता है। उत्प्रेरक क्या है बताए थे? जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है ना, जो गांव घर में लड़ाई लगाने का काम करता है, लड़ाई लगा के चल गए, ठीक है, महिला का एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है, बात समझ गए ना? कोई दिक्कत? अच्छा, पहला उपयोग क्या बता हाइड्रोजन का उपयोग? अरे यूरिया मतलब खाद बनाने में, यूरिया बनाने में, क्या दिक्कत है? दूसरा क्या बताएं? वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में, इतने लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, धातु कर्म में, ठीक है, धातु कर्म में यानी मेटलर्जी में होता है यूज। अरे धातु कर्म में नहीं होता, भारी धातु को ऑक्साइड से धातु बदलता है, प्रोसेसन मेटलर्जी पूरा नहीं पढ़े? निष्कर्षण ये सब धातु एवं उसके निष्कर्षण में पढ़े ना, उसमें। हाँ, तो धातु कर्म में, मेटलर्जी में इसका यूज होता है। और चौथा उपयोग, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है? रॉकेट ईंधन के रूप में भी यूज होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो द्रव ऑक्सीजन के साथ इसको द्रव हाइड्रोजन के मिलाता है, रॉकेट ईंधन के रूप में भी यूज होता है। तो हाइड्रोजन का 4 उपयोग बता दिए, और भी उपयोग है? नहीं है। तो 4 गो उपयोग ध्यान रखेंगे, कौन कौन, एक बार फिर से देखो। पहला क्या है? अमोनिया के निर्माण में या खाद बनाने में, ठीक है। दूसरा क्या? वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में। इतना भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ लिख सकते हो। अमोनिया के निर्माण में, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में, धातु कर्म में, और द्रव हाइड्रोजन यानी द्रव ऑक्सीजन के साथ रॉकेट ईंधन के रूप में, ठीक है। हाँ, HCl, अब ये तो कहोगे HCl बनाने में भी, HCl के निर्माण में भी तो हाइड्रोजन चाहिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब देखेंगे हम लोग किसका? क्लोरीन का उपयोग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये उपयोग, जल की शुद्धि हेतु। स्विमिंग पूल में जब कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। जो पानी जो आप लोग भी घर में टंकी लगाए हैं तो उसको भी शुद्ध करना आएगा, तो उसमें क्लोरीन का उपयोग होता है। जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का बढ़िया उपयोग है, ठीक है, अच्छा उपयोग है, इसका व्यापक उपयोग होता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म, HCl तथा DDT जैसे विस्फोटक और कीटाणुनाशक बनाने में, ठीक है। अच्छा, एगो क्लोरीन का और भी कहीं पढ़ रहे थे, वो जो होता है ना, फूल पर अगर उसको डालो तो वो उसका रंग बदल देता है, रंग उड़ा देता है, ठीक है। अगला CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC, जो हमारे रेफ्रिजरेटर से, फ्रीजर से निकलता है, जो ओजोन 6 के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। उसमें जो है ना प्रशीतक के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो ये आप सीधे लिख सकते हैं प्रशीतक के रूप में, ठीक है। अगला क्या? लकड़ी के गुदों और सूती वस्त्रों में ब्लीचिंग हेतु, ब्लीचिंग बहुत अच्छा उपयोग है। ब्लीचिंग समझ, अच्छा तुम लोग ये देखता है, कोई जो चीज महंगा होता है कपड़ा, मान लो कि कोई वो जींस देखे में ओसने लगेगा, ठीक है, लेकिन दाम उसका अलग है। एक एक बार जाके उसको वॉश करो, धोएगा तो सब रंग बाहर आ जाता है, उसका क्या कारण है? एगो में एकदम नहीं आता है, जल्दी नहीं रंग छोड़ता, क्या कारण है? यही क्लोरीन वाला, ठीक है। क्लोरीन से जिसको ब्लीचिंग किया जाएगा ना, क्लोरीन से जिसको डाई चढ़ाया जाएगा, क्लोरीन के सहायता से वो परमानेंट रहेगा, रंग नहीं निकलेगा, उसको धोने पर रंग नहीं जाएगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया कंपनी जो है वो क्लोरीन से अगर करेगा तो नहीं जाएगा। तो ब्लीचिंग में बहुत अच्छा उपयोग है क्लोरीन, समझ गए। और 200 वाला जींस किनेगा, घर पर जाके एक बार तो पता चलेगा लिए थे एकदम खूब चमक रहा था, एक ही बार में खत्म, ठीक है। हाँ, अगला देखो, अगला क्या है? PVC,
पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, समझ गए। अगला, कीटाणुनाशक के रूप में भी यूज होता है। कोई दिक्कत? 4-5 तो लिख ही सकते हो। ठीक है, क्लोरीन का बता दिए, हाइड्रोजन का बता दिए। अब किसका उपयोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग आ गया, वो कहाँ गया? है। अच्छा, एक बात बताओ, अरे कोई किसी के साथ अगर मान लो H2 भी है, Cl2 भी है, तो H और Cl मिलके HCl नहीं बनाएगा? तू भी तो अम्ल बना सकता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, फिर वापस करके बनाएगा प्रयोगशाला में। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। ठीक है, रिएक्टेंट के रूप में, अभिकारक के रूप में। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ एक्वा रेजिया बनाने में, बताओ, सोना और प्लेटिनम धातु उसमें घुल जाता है। एक्वा रेजिया बताए थे ना रे, वीडियो में बताए थे। एक्वा रेजिया पता है ना? अम्लराज घुलता है। अम्लराज में जो होता है ना बाबू, क्या बताए थे कि अम्लराज में दुगो होता है। एक्वा में रे, एक्वा में क्या क्या रहता है? देखो यहाँ, ये एक्वा है ना, इसमें दुगो चीज रहता है। एगो सांद्र HNO3 और क्या रहता है? सांद्र HCl। ये दोनों सांद्र अवस्था में रहता है। इसका 3 गो HCl रहता है, एगो HNO3 रहता है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो देख लेना, अगर HCl और HNO3 का अनुपात पूछेगा तब हो जाएगा 3:1। लेकिन मान लो HNO3 HCl का अनुपात 1:। ध्यान रखना, बताए वीडियो में भी कई बार, ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे। अगला क्या है? स्टील की सफाई में, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। ठीक है, और हमारे पेट में तो जानबे करता है HCl का उपयोग है। कास्टिक सोडा का उपयोग देखिए, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में, सर्फ, साबुन और सर्फ बनाने में होता है। ठीक है, धातु के चिकनाई हटाने में। ठीक है, जो ग्रीस वगैरह लग जाता है उसको हटाने में। हाँ, जंग। कागज उद्योग में होता है। रेयन जानता है ना, कृत्रिम रेशा है, जिसको क्या बोलते हैं? देसी, अरे कपड़ा नहीं पहनता है रेयन, ना ऊन तो अच्छा हुआ, जो सस्तौका होता है कपड़ा रे। हाँ, वही मतलब कपड़ा है, उसके कृत्रिम रेशा के निर्माण में उसका उपयोग होता है। और डाई के रूप में रंग के निर्माण में होता है। पेट्रोलियम शोधन, अरे इंपॉर्टेंट है ये। पेट्रोलियम शोधन में पूछता है किसका उपयोग होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, कपड़ा के मर्सफ्टीकरण करने में, यानी कपास के सिकुड़ने रहित बनाने में उसको किया जाता है। प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। 8 गो है, 4 गो याद रखेगा, कम चल जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला खत्म हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छे तरीका से खत्म कर दिए। एक बार आप हमको रिवीजन करा दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या? NaOH। उसका सूत्र NaOH हो गया, नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इसको कौन प्रक्रिया से बनाते हैं? कलोर क्षार प्रक्रिया। कौन प्रक्रिया से बाबू? कलोर क्षार प्रक्रिया। ब्राइन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। अच्छा, ब्राइन को हम विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 3 गो प्रोडक्ट होता है ना, उत्पाद, सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2 और Cl2। कोई दिक्कत? तीनों का कम से कम 4-4 गो उपयोग, 3-3 गो उपयोग तो जरूर तुम लोग याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े, दूसरा विरंजक चूर्ण। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा बाबू? BBI। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। अच्छा, इसका अगर रासायनिक नाम का बात करेंगे तो रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम, नहीं, नाम में ये हुआ ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र में CaOCl2। ठीक है, कभी कभी बाबू आपको ऐसे भी लिख देगा CaOClCl। ठीक है, ऐसे भी लिख देगा CaOCl2 आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से दे देता है, एक ही बात है, कोई दिक्कत। रासायनिक दृष्टि से इसको सामान्यतः CaOCl2 लिखा जाता है और इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी। कोई दिक्कत? ब्लीचिंग विरंजक चूर्ण को हम क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, इसका निर्माण देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, कास्टिक सोडा के निर्माण के दौरान जो उत्पाद प्राप्त हुआ था क्लोरीन गैस, इसी का उपयोग हम विरंजक चूर्ण के निर्माण में करते हैं। ठीक है, जो अच्छा कास्टिक सोडा का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया से हम लोग करते हैं बाबू, तो उसमें क्लोरीन निकला था ना, और उसी का उपयोग हम लोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। यानी यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा कि बताओ विरंजक चूर्ण बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, Cl2। ठीक है, अब क्या करता है, यह शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है। यानी ये जो बुझा हुआ चूना है ना, इसी के क्लोरीन के साथ अभी क्रिया करके कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण बना लेता है। कोई दिक्कत? चूना का पानी, बुझा हुआ चूना कि इसको हम क्या कहेंगे, CaOH का होल 2, इसका किसके साथ रिएक्शन हो जाता है, क्लोरीन के साथ, क्या बना देता है, विरंजक चूर्ण। तो बताओ अगर तुमसे कोई पूछे कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो क्या कहोगे कि सर बुझा हुआ चूना को क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, विरंजक चूर्ण। देख लो ना, देखिए CaOH का होल 2 ये क्या है, हमारा बुझा हुआ चूना, क्लोरीन इसमें प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाता है हमको, CaOCl2 और पानी। ठीक है, यह घोल दुधिया होता है क्योंकि इसमें कुछ चूना रहता है तो होगा ना। ठीक है, ये नहीं जानना है कि उसको क्या कहते हैं संयंत्र को। अब इसका गुण इंपॉर्टेंट है, गुण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उपयोग। पूछेगा विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ, उसका नाम बताओ, उसका उपयोग बताओ, बस 3 ही चीज सीखना है ना, उसका रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग। ठीक है, अगर कोई निर्माण विधि इंपॉर्टेंट है तो, जैसे क्लोर क्षार प्रक्रिया वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? भूख लग गया क्या? चलो ठीक है। रंग और अवस्था का बात करेंगे तो पीला रंग और सफेद रंग का होगा मिक्सचर, और चूर्ण होगा। ठीक है, चूर्ण होगा यानी ठोस होगा। वायु के साथ क्रिया करता है, हाँ करता है सर। वायु के साथ संपर्क आने पे क्लोरीन जैसा गंध होता है, स्वाभाविक बात है, क्लोरीन से बना है, उसमें क्लोरीन है तो उसका जैसा आएगा। ठीक है, इसके कारण यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया करके क्लोरीन भी मुक्त करता है। ठीक है, जल में यह ठंडे जल में घुलनशील होता है, और घोल के दूधिया होने में इसका कारण यह है कि यह मतलब अभिक्रियाशील नहीं होता है, ठीक, कम होता है। चूना उपस्थित रहता है, वही उसके अघुलनशील हो जाता है, जिसके कारण वह उजला होता है। ठीक है, यानी दूधिया होता है। तो ठंडे जल में घुलनशील होता है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। देखो हाँ, गुण वाला ना, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये पूछा जाएगा आपसे। सुनो, पूछेगा कि विरंजक चूर्ण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, देखो आसान है, CaOCl2 है, HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो तुम जानते हो कि क्या बनाएगा, CaCl2 और क्लोरीन गैस और पानी से निकालवे करेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक के साथ तो H2O और Cl2 होवे करेगा और कैल्शियम सल्फेट बना देगा, लवण बनाने का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया, इसमें स्टार लगाइएगा। ठीक है, इसको जरूर लिखिएगा, विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या है। ठीक है, विरंजक चूर्ण के उपयोग, ये स्टार है, ये आपका VVI भी है, पूछता भी है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, इसके उपयोग को लिखें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। विरंजक चूर्ण का उपयोग आप बताओ, विरंजन में तो अबे करेगा ना रे, कपड़ा के डाई हुई करने में, विरंजित करने में, तो अब कहा आएगा, क्लोरीन है, क्लोरीन का उपयोग उसमें होता है, इसलिए इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में तो 100% होगा।
होगा ना। अब जैसे सीधे लिखोगे कि इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में वस्त्रों को विरंजित करने में किया जाता है, ठीक है। कागज उद्योग में लिख सकते हैं इसका उपयोग कागज उद्योग में होता है, ठीक है। इसका धुलाई में किया जाता है इसका उपयोग, हाँ। ऊन के संकुचन रहित बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। बस उसको नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं। अरे उसका मतलब संकुचन रहित है, उनके संकुचन नहीं है, संकुचन रहित मतलब वह आपस में चिपके नहीं, उसके लिए अलग अलग हो, फैला फैला हो, ठीक है। हाँ उसी टाइप का, हाँ उसी में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये गुण है, ये जरूर लिखना, इसका उपयोग ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये तो बताएं H2SO4 वाला अभिक्रिया, ठीक है। सातवां उपयोग लिख सकते हो, नहीं हो लिख सकते हो। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो 7 उपयोग है बाबू, 4 गो जरूर याद रखना, 5 गो याद रख लो, ठीक है। 5 गो जरूर याद रखना, क्लोरोफॉर्म बनाने में ये 7वां उसका उपयोग था, ठीक है। अब ये अब मत देखो कि कपड़ा का कैसे विरंजन किया जाता है, ठीक है। या आराम आराम से हम कर लेते हैं, इसको पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देख लेना कैसे होता है, नहीं होगा। बेकिंग सोडा आ गया, देखो बस 2-3 गो और बचा है, बस 2-3 गो बचेगा। बस 3 ही चीज तो पढ़ना है हमको, उसका रासायनिक सूत्र, उसका प्रक्रिया, उपयोग, बस, ठीक है। अब जैसे बताओ ये क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है बाबू नाम? आराम से सुनो, ये क्या है? बेकिंग सोडा। अब बताओ इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या उसको हम क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सूत्र बोलेगा तो क्या है? NaHCO3, NaH। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि बेकिंग सोडा में कोई पानी नहीं है, है पानी? NaHCO3 में कोई 2H2 है, 10H2O, 7H2 ऐसा कुछ है? नहीं है, ध्यान रखना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आगे जो वॉशिंग सोडा पढ़ाएंगे ना तो उसमें है, धोबिया सोडा में है, लेकिन इसमें नहीं है। तो दोनों में NaHCO3 भी लिखता है, पानियों लगा देता है, ऐसा गलती नहीं करना। बाइकार्बोनेट है, इसमें पानी नहीं है, ठीक है। और खाने वाला में पानी की जरूरी नहीं है, ध्यान रखो। धोने वाला में जरूरी है, खाए वाला में की जानू ये जरूरी है पानी के, अलग से हम पी लेंगे, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट। चलो इसका रासायनिक नाम बता दिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। रासायनिक सूत्र बता दिए, NaHCO3, ठीक है। अच्छा, एगो बात बताओ, कहता है कि यह बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बच्चा गड़बड़ क्या करता है कि वो समझता है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक के है। गलत बात, गलत बात। हम वीडियो में हम पढ़ाए थे, क्वेश्चन भी कराए थे, जो देखा होगा तो उसको पता होगा, और नहीं तो देखो यहाँ पर बेकिंग पाउडर में तो सही बात है, बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से तो ये होता है NaHCO3, लेकिन इसके साथ टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है, इमली वाला टार्टरिक अम्ल, थोड़ा बहुत स्टार्च, ठीक है, ये भी रहता है। लेकिन ये दो मुख्य है बेकिंग पाउडर बनाने में, NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल, ये दोनों के मिश्रण जरूरी है बेकिंग पाउडर में, ठीक है। बात समझो, बढ़िया से समझो, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग चीज है। अगर मान लो मार्केट से तुम मान लो लाया बेकिंग सोडा लाया, तो तुमको अम्ल भी ऊपर से मिलाना होगा, लेकिन अगर बेकिंग पाउडर ले आया तो तुमको अम्ल मिलाने की जरूरत नहीं है, उसमें मिला हुआ है। इससे अच्छा है बेकिंग पाउडर ही लाना। अब कितना अम्ल मिलाना है तुमको क्या पता, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, सही समझे। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक कौन है? बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक कौन है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसका मुख्य घटक है? बेकिंग सोडा में क्या मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बनेगा? टार्टरिक। क्वेश्चन बैंक बनाओगी तो मिलेगा ये सब, ठीक है, हम जरूर मिलेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसको जाना हो चुपचाप जा सकते हैं, ठीक है। वैसे 10-15 मिनट का क्लास बचा है मात्र, ठीक है, मैक्सिमम 20 मिनट। आज जिसको उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करना होगा रुकेगा, बाकी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्माण का सिद्धांत, ठीक है। कौन प्रक्रिया है, किसको हम निर्माण पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा का। फिर यहाँ बेकिंग सोडा बन रहे हैं, उसमें टार्टरिक अम्ल बनाएंगे तो बेकिंग पाउडर बनता है, कंफ्यूज नहीं, ठीक है। बेकिंग सोडा का प्रभाव, अच्छा देखो पूछेगा कि बताओ बेकिंग सोडा का निर्माण में कच्चा पदार्थ क्या होता है, वो तो शुरू में ही पढ़े थे, क्या हो जाता है, NaCl। अच्छा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए एगो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वे प्रक्रिया, सॉल्वे प्रोसेस, या अमोनिया सोडा प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा हम लोग किसका निर्माण करते हैं, बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, इसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। ब्राइन को अब हम किस में घोलेंगे, सिर्फ अमोनिया में घोलकर उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होता है, बात समझे। ब्राइन लिखल है नीचे है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जिसको हम ब्राइन कहते हैं ना, ब्राइन में अमोनिया घोल देंगे तो उसमें क्या निकल जाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो पहले अमोनिया हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और आगे चल के वह हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। ये सोलवे प्रोसेस होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले क्या हुआ बता रहे हैं, देखिए देखिए ये अमोनिया है, ठीक है। ये CO2 और अमोनिया, इसका जो विलयन है, देखो दो चीज है ना। एक मिनट आप जाइए, आप लोग जाइए, बात करिएगा चल जाइए, जाइए 2 मिनट का समय देते हैं, जाइए जल्दी से जाओ ना भाई, आप जेबे नहीं करेगा, देखो ना पढ़ाने देगा, ना खाइबो ना खाइल देबो। अगर आप जाना चाहते स्वतंत्र है, जिसको जाना है चल जाइए, हम 2 मिनट देंगे, हम वीडियो यहाँ काट देंगे, जिसको जाना है चल जाइए। हाँ लेकिन एक बात, जाते वक्त जो है ना वो लेते जाइएगा, खाने पीने वाला चीज जो भी अरेंजमेंट है, ठीक है। और नहीं तो आधा घंटा बर्दाश्त कीजिए, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, देखो हम क्या बताए थे, ब्राइन, ब्राइन में दो चीज होता है, क्या, NaCl और H2O। तो देखो ब्राइन में दो चीज ना है, एगो NaCl और H2O। अब क्या करेगा, अमोनिया और CO2, ब्राइन में हम अमोनिया और CO2 डाले हैं, हाँ दो चीज डाले हैं ना, ब्राइन में हम दो चीज डाले हैं। ब्राइन में क्या क्या डाले हैं, अमोनिया NH3 और क्या डाले हैं, CO2। तो अमोनिया और CO2 हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। ब्राइन में दो चीज है, पानियो है NaCl है, तो ब्राइन वाला का पानी वाला पार्ट है ना, वो अमोनिया और CO2 से पहले अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, बात समझे, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। और वापस जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना वो NaCl से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा, बात समझे। हाँ अरे सब विलयने में है ना, उसमें दो काम होगा, पहले ये वाला काम कर लेगा और फिर ये बन गया तब ये मिलके ये बना देगा। हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, तो इसको हम या उसको नहीं लिखना चाहते थे, डायरेक्ट ये लिखिए, डायरेक्ट ये लिखिए, यही लिखिए, NCERT में सिर्फ यही लिखल है, उसको तो हम तोड़े थे। यहाँ देखिए क्या, NaCl H2O CO2 NH3 इतने चीज है, ये बात तुम बताओ है कि नहीं है। NaCl H2O को हम ब्राइन कहेंगे, उसमें CO2 प्रवाहित किए, अमोनिया प्रवाहित किए, तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फाइनल और अमोनियम क्लोराइड बन गया, कोई दिक्कत। तो ये हमारा हो गया। अब क्या हुआ
इस प्रक्रिया में जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना वो पानी में कम विलय था, अमोनियम क्लोराइड अधिक विलय था। तो जो कम विलय था वह ठोस हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, अलग उसको छान के अलग प्राप्त कर लेंगे। हाँ उसको, हाँ जम गया नीचे तो उसको हम छान के हम बाहर कर सकते हैं। गीला होगा तो उसको फिर हम क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे और हमको प्राप्त कर लेंगे। अब एक बात देखिए, ठीक है, प्रयोगशाला में भी इसको हम बना सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट है ना, प्रयोगशाला में छोटे स्तर पर अगर हमको बनाना होगा तो क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को हम CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे तो भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सिंपल, ये भी हो गया, ये दूसरा विधि हो गया उसका। ऊपर का वाला था सोलवे प्रोसेस था पूरा, ठीक है, सोलवे विधि था। हाँ ये प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है छोटे पैमाना पर। लेकिन जब व्यापक रूप से हमको प्राप्त होगा तो ज्यादा मात्रा में चाहिए ना, इंडस्ट्री में ना, प्रकृति बनाया, हाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका गुण इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उपयोग इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज ये याद रखिएगा, कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे ना उसको तो CO2 गैस निकलता है, और इस CO2 गैस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो फूल, ये जो है ना आटे के गैस भर देता है जिससे वो फूल जाता है, कचौड़ी और जो फूलता है ना वो कौन गैस के कारण फूलता है, CO2 गैस के कारण। उसको जब गर्म करोगे ना NaHCO3 के तो वो सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 गैस निकालता है, ये ध्यान रखना। हाँ वो ऑलरेडी होते रहता है, उसको सिर्फ आपको गर्म करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट लाइए, उसको गर्म कीजिए तो वह CO2 गैस निकलता है। अच्छा CO2 निकलेगा कि नहीं निकला इसका आप टेस्ट भी कर सकते हैं। उसको गैस को निकालिए, चूने के पानी में उसको डालिए तो उसको दूधिया कर देगा, तो CO2 गैस, उसका गुण है ना CO2 का। ठीक है, चलिए ये उपयोग इसमें स्टार लगा लीजिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग यानी बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग। ठीक है, सबसे पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका उपयोग औषधियों में एंटासिड के रूप में किया जाता है। सीधा एक लाइन में, इसका उपयोग क्या करेंगे, औषधियों में एंटासिड के रूप में किया जाता है। बताए थे ना, बेकिंग सोडा का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। ठीक है, पेट में अधिक अम्ल बन जाएगा तो उसको दूर करने के लिए एंटासिड। एगो और बताए थे क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड वाला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं। और दूसरा अभी हम लोग जान गए क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, भोजन और पेय पदार्थ में योजक के रूप में। आप पता है ना आपको कि बेकिंग पाउडर का उपयोग जो है भोजन में, तो बेकिंग खाने वाला है तो उसमें उसका उपयोग होबे करेगा। ठीक है, हाँ ब्रेड केक इसमें जो है ना उसको फुलाना है तो पता है उसको गर्म करने पे CO2 गैस निकलता है और उसी के कारण वह सब क्या होगा, फूलता है। हाँ तो बिल्कुल उसका उपयोग खाद्य पदार्थ में किया जाता है। ठीक है, तीसरा अग्निशामक यंत्र में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग बहुत अच्छा है, इसलिए ज्यादा ये पूछता है इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र होता है ना, वो जो डिब्बा देखते हैं वाला, डिब्बा कहते हैं, बॉक्स में जो रहता है तो उसमें एक, हाँ गाड़ी आर में भी रहता है या लैब आर में भी रहता है। तो सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन लोहे के सिलेंडर में भरा होता है और भीतर के एक बोतल में अम्ल भरा रहता है। और तुम जानते हो ना अम्ल जो है, अरे बताओ, अम्ल जो है कोई धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन गैस देता है, CO2 गैस देता है, पता है ना। हाँ CO2 गैस का काम क्या है, बुझाना, यानी ऑक्सीजन की पूर्ति को, सप्लाई को कम करना, तो जिससे हमारा क्या होगा, आग बुझ जाएगा। तो सीधे लिखिएगा कि इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है, इंपॉर्टेंट है, आग बुझ जाता है, आपूर्ति रुक जाता है। ठीक है, ये खत्म है। अब देखो मात्र 3 एक बचा है, एगो वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अरे जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाए तो 2 एक बचा तब। ठीक है, वॉशिंग सोडा को पकड़िए, 3 गो चीज तो पढ़ना है हम लोग को, नाम, सूत्र, उपयोग। ठीक है, रासायनिक नाम वही हुआ ना। अब जैसे यहाँ वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, और क्या है 10 को हम क्या कहते हैं, डेका,
H2O को हाइड्रेट कहते हैं, तो क्या बोलेंगे बताओ, इसका हम क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का क्या नाम हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2O। क्या गो पानी है? 10 गो पानी है। ठीक है, 10 बाल्टी पानी बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसका ठीक है, पहले लिट्टी पर ध्यान है लोग को। बोलो लिट्टी लाएगा तो सब खाते रहेगा, पढ़ते रहेगा। बुला बुला बुलाओ सर को, बुलाओ। जाइए जाइए छोटू सरकार, जाइए सर, जाइए जल्दी। ना ना कोई दिक्कत नहीं, जाओ ना जल्दी। जैसे सर लिट्टी दीजिए सबको, कोई बात नहीं, कट जाएगा। ठीक है, चलो तब तक इसका हम पढ़ लेते हैं। क्या कहता है वॉशिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है? वॉशिंग सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड से किया जाता है। पता है तुमको, कच्चा पदार्थ NaCl है। इसका निर्माण का विधि भी सोलवे, ठीक है, सोलवे प्रक्रिया है। पहला प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पहला वाला NaHCO3 और दूसरा वाला हम उसी को हम गर्म कर देंगे। अरे सोलवे प्रोसेस अभी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त किए थे ना, जिस तरह से किए थे उसी में हमको क्या करना, उसको गर्म कर देंगे, उष्मा देके गर्म करेंगे। पहले पानी हटेगा, फिर वो हाइड्रोजन भी हट जाएगा, तो सीधे क्या बच जाएगा? ये देख रहे हो, Na2CO3 CO2 और H2O हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको क्रिस्टलीकरण, पानी क्रिस्टलीकरण कर देंगे, पानी मिला देंगे। ठीक है, 10 को पानी मिलाएगा तब ना मिलेगा ना, तो उसका क्या उपयोग? ठीक है, चलिए प्रक्रिया अभी है, बताए थे। हाँ हाँ, देख लेना वीडियो में। ये एगो थोड़ा सा देख लो, ठीक है। ये एगो चीज इम्पोर्टेंट पूछता है, सोडियम एगो उपयोग में भी इसको लिख सकते हो। कठोर जल के जो है ना, देखो जल में जो कठोरता होता है ना, वह किस कारण से होता है? घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण होता है। तो जल का जो कठोर वाटर कहते हैं ना, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर D2O नहीं जानती है, जिसमें झाग नहीं बनेगा, उसको हम कठोर जल कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ना कठोर हो क्यों जाता है, जल में कठोरता क्यों उत्पन्न होता है? ये नॉर्मल में ना, जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण ज्यादा हो जाएंगे ना, तो वो पानी कठोर जल हो जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा मिला देते हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे कि बताओ जो जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा का। धोवन सोडा या धोबिया सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग देखिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सबसे पहला तो भैया कपड़े के साफ करने में, इसलिए तो इसको क्या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं ना, धोबिया सोडा। दूसरा जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में बताए थे। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? साबुन, कांच, कागज, बोरेक्स आदि कॉस्टिक सोडा इत्यादि के निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये तो ऐसा ना बात है ना कि नहीं हो कुछ बुझाए तो सीधे लिख सकता है प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया, बता देते हैं। अगर कोनो का उपयोग मान लो 4 गो पॉइंट हो गया, 5वां ने लिख देना इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, होबे करेगा। बताओ कौन ऐसा रसायन होगा जिसका उपयोग नहीं होगा प्रयोगशाला में? ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। अगर अच्छा से याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 4 उपयोग था, ये 4 उपयोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कपड़ा धोने में, अरे धोवन सोडा तो धोने में भी उपयोग होगा, इसलिए तो उसको हम धोबिया सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किसका? धोबिया सोडा, धोवन सोडा का उपयोग करते हैं। साबुन, कांच उद्योग में किया जाता है और प्रयोगशाला में किया जाता है।
ना ना काहे लिखेगा, कांच साबुन बनाने अब लिख सकते। ठीक है चलो। अच्छा एक बात बताओ, बोलता है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ये होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि Na2CO3 में 10 जल क्या है? पानी है। 10 जल पानी है और उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण जल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण जल कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? ये क्या लिख गया, क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। ये पूछता है क्रिस्टलीकरण का जल किसको कहते हैं? कहता है किसी लवण की एक सूत्र इकाई में उपस्थित, किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल अणुओं की निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे बताओ क्या कहते हैं? Na2CO3 10H2O, इसमें कितना क्रिस्टलीकरण का जल है? 10 है। कोई दिक्कत? यहाँ से ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह स्फटीकरण लिखा गया, क्रिस्टलीकरण लिखना था। प्रयोग आप देखते रहना, प्रयोग देख सकते हो। जैसे अच्छा बताओ, तुमको हम जो है नीला ना ना वो नहीं बोल रहे हैं। कॉपर सल्फेट ये बताओ, ये क्वेश्चन में भी कराए हैं। CuSO4 5H2O, इसको क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट 5H2O को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन कराए हैं। नीला थोथा नहीं कहते रे। तब क्या कितने दिन बताए? नीला थोथा या तुतिया, कुछ अलग मत समझो, तुतिया। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट 5H2O, बात समझ रहे हो? उसमें कितना क्रिस्टलीकरण का जल है? 5 गो। ठीक है, अगर मान लो इसको तुम अगर गर्म करेगा, मान लो कोई विलयन में नीला थोथा तुम ले लिया, ठीक है, उसको तुम गर्म किया, तो गर्म करेगा तो क्या होगा? पानी गायब। तो वो जो नीला रंग का जो है ना, वो नीला रंग का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उसका नीला रंग गायब हो जाएगा। पानी हटेगा तो नीला रंग हाँ खत्म हो जाएगा। अब वापस फिर से अगर मान लो तुम क्या करो, उसमें पानी मिला दो, फिर से उसका नीला रंग वापस आ जाएगा। पानी पर वहां पर निर्भर करता है। जैसे ये नीला है, अगर मान लो तुमको अगर बोले और कौन कौन था? हरा थोथा क्या होता बताओ? वीडियो में बताए थे, हरा थोथा क्या था? FeSO4 7H2O, हरा वाला। श्वेत या उजला थोथा क्या? उजला के क्या कहेंगे? उजला थोथा का, उजला में जिंक होता है रे, जिंक का सल्फेट SO4 7H2O। लाल अगर कहेगा, लाल में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट सल्फेट 7H2O। सब में 7-7 गो पानी होता है, सब थोथा में, लेकिन नीला वाला में 5 होता है। बात ध्यान रहे। इसमें भी सब में अगर मान लो यही विलयन ले लो और तुम इसको गर्म करो, तो जैसे जैसे गर्म करते रहोगे ना, उसका नीला रंग गायब होते रहेगा। ओ सॉरी, हरा रंग गायब होते रहेगा। ठीक है, पूरा जब पानी खत्म हो जाएगा क्रिस्टलीकरण का जल, ये 7 गो, तो उसका हरा रंग भी गायब। अब फिर उसमें व्हाइट रंग दिखेगा ना तुमको, ठीक है, तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वापस फिर पानी मिलाओ, वापस वो रंग आ जाएगा। समझ में है? करता है ये क्या होगा? ठीक है, वही जो है देख रहा था। गर्म करने पर जलयोजित ताम्र सल्फेट, वही कॉपर सल्फेट, अपने क्रिस्टलीकरण जल है, क्रिस्टलीकरण जल को खो देता है और निर्जल ताम्र सल्फेट में बदलता है, जो सफेद रंग का हो जाता है, गायब हो। ठीक है, हाँ ठीक है, नीला। देखो इसमें निर्जल है ना, इसमें कोई पानी नहीं है, ये अलग है, निर्जल ताम्र सल्फेट है, ये सफेद रंग का, अब बाकी अगर पानी वाला है तो नीला। समझ गए? ठीक है,
थोथा तुतिया कशिश भी कहीं कहीं मिलेगा। हरा कशिश, हरा आयरन के कारण, उजला जिंक के कारण, कोबाल्ट से लाल, और नीला किससे? कॉपर से। ठीक है, कॉपर वाला में 5, बाकी सब में 7। पानी, चलो अच्छा, निर्जल वाला जिसमें पानी नहीं रहेगा, और जलयोजित वाला में पानी रहेगा, बात समझ रहे हो? चलिए बस लास्ट टॉपिक हम लोग का है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, रासायनिक नाम क्या होगा रे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको हेमी पर हो चाहे अर्ध पर हो, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हाफ H2O। अच्छा एगो बात बताओ, कभी कभी तुमको ऐसे भी लिख देगा CaSO4, यहीं पर 2 दे देगा H2O। ठीक है, तो घबराना नहीं, वो भी क्या है? ठीक है, ठीक है, घबराना नहीं, ये भी आपका क्या है? POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। या तो ऐसा मिल जाएगा या ऐसा मिल जाएगा। आधे, अब हरदम तुम आधे मत खोजना, आधा पानी कहाँ है प्लास्टर ऑफ पेरिस आधा, ऐसे भी कभी मिल जाएगा तुमका ना, जा इतने मिलबे नहीं किया, अब पता चल गया ना। ऐसे भी मतलब ये होता क्या है, ये हुआ कि आधा पानी थोड़ी होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी का जो एक मॉलिक्यूल है ना, ये 2 CuSO4 ग्रहण करता है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। है देखिए ना, यहाँ लिखा है हाफ H2O का अर्थ है कि एक जल अणु 2 CuSO4 अणुओं के द्वारा साझा किया गया है, समझे? हाँ, इसलिए ना इसको देखिए, अरे इसीलिए इसको कभी कभी ऐसे लिख देता है, कोई दिक्कत? दोनों हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट भी लिखता है। ठीक है, इसको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि पहली बार जो है ना, इसको जिप्सम से तैयार किया गया था, और जिप्सम जो है मुख्यतः पेरिस में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको कहते हैं, POP कहते हैं। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है VBI। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद 2 चीज इंपॉर्टेंट, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र इंपॉर्टेंट है। ये बार पूछेगा, 100% पूछेगा, क्या होगा? CaSO4 कैल्शियम का सल्फेट, और क्या होगा? हाफ H2O। अर्धहाइड्रेट बोलो अच्छा है, हेमीहाइड्रेट बोलो, कोई दिक्कत? या तो ऐसे लिखल रहेगा, नहीं तो कैसे रहेगा? CaSO4 H2O, कोई दिक्कत ये होगा ना कि 2 यहाँ पर रहता है, तनिए ऐसे अगर कर देंगे ना CaSO4 और 2H2O दे देंगे, तो ये हो जाता है जिप्सम। इसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम। जिप्सम में 2 क्रिस्टलीकरण का जल होता है। ठीक है, तो ये हुआ CaSO4 होल ट्वाइस H2O, ये आपका POP हुआ। ये क्या हुआ आपका? जिप्सम। अब देखो, इसको बनाया कैसे जाता है, तो जिप्सम को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलेंगे तो कहते 373 आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट 100%। आपसे पूछेगा बताओ POP का निर्माण कैसे होता है, ये बात आपको लिखना पड़ेगा। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म करने पर POP प्राप्त होता है, बात समझे? अच्छा, और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। वह क्या करता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन ताप देते हैं ना, तो वह तापमान पर जिप्सम जो होता है ना, वो अपना जल का 3/4 भाग खो देता है। अरे 3/4 खो देता है, समझे? सोचो ना, दुगो से आधा बचा है, दुगो से आधा को बचा है, तो कितने गायब हुआ, कितने भाग हुआ? 1.1/2 नहीं गायब हुआ। देखो जरा, एगो पूरा ये आधा मिलके 2, देख दुगो को हम लिख सकते हैं 1 प्लस आधा, बोले ना, आधा बचल है, आधा H2O है ना इसमें POP में। आप बताओ, तो बच गया, ये इतने खोएगा तब ना। 1 प्लस 1/2 को हम क्या बोलेंगे? 3/2।
गड़बड़ हो गया तो 3/2, ठीक है, 3/2 भाग खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। ठीक है, अभिक्रिया देखो, अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है।